हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर 3 चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और इसके पार्टिकल्स के बारे में मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी थी। लास्ट वीडियो में बताया था कि सब हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है, मैटर यानी कि पदार्थ हैं, तो मैटर जो होता है, मैटर का बेसिक जो लिया था फिलोसोफर्स ने और साइंटिस्ट ने, तो बेसिक पार्टिकल्स लिया था और बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज स्मॉल टेनी पार्टिकल्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 500 बिलियन सेंचुरी पहले की बात है। इंडियन फिलोसोफर आए थे महर्षि कणाद। फाइव हंड्रेड बिलियन सेंचुरी पहले इंडियन फिलोसोफर आए थे महर्षि कणाद। उन्होंने बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज स्मॉल टेनी पार्टिकल्स। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज स्मॉल टेनी पार्टिकल्स, जैसा कि बुक में भी लिखा हुआ है। 500 बिलियन सेंचुरी पहले इंडियन फिलोसोफर आए थे महर्षि कणाद। उन्होंने ये बताया था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज स्मॉल टेनी पार्टिकल्स, कि मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल्स होती हैं। उन्होंने मैटर यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी हम पदार्थ देखते हैं, चाहे सॉलिड फॉर्म में देते हैं, लिक्विड फॉर्म में देखते हैं या गैस की फॉर्म में देखते हैं, उन सबका बेसिक जो पार्टिकल माना गया वो स्मॉल टेनी पार्टिकल्स को माना गया था। इसके बाद दूसरे इंडियन फिलोसोफर आए थे पकुदा कात्यायन। पकुदा कात्यायन आए थे। उन्होंने भी यही बताया था जो कि महर्षि कणाद ने बताया था। उन्होंने बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो स्मॉल टेनी पार्टिकल्स होती हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जैसे कि एक ईंट होती है, ब्रिक होती है, उसको तोड़ा जाए तो छोटे पार्टिकल्स में टूटेगी, और यदि हम तोड़ेंगे तो और छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे और बिल्कुल उनको क्रैश किया जाएगा तो बोल सकते हैं चूर्ण बन जाएगा, एक बुरादा बन जाएगा, एक फिलिंग्स बन जाएगी। तो उन फिलिंग्स को आपस में मिलाया जाए तो एक पूरा मैटर तैयार हो सकता है। ऐसे ही मैटर को यदि तोड़ा जाए तो स्मॉल टेनी पार्टिकल्स में टूटा वो पार्टिकल, मैटर स्मॉल टेनी पार्टिकल्स में टूटा, और उन स्मॉल टेनी पार्टिकल्स को पकुदा कात्यायन ने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया गया। परमाणु उन्हें नाम दिया गया है। और परमाणु के बाद मैं आपको बता दूं, इसके बाद ग्रीक फिलोसोफर की हमने बात की थी, ये रहा पकुदा कात्यायन, ठीक है, परमाणु उन्हें नाम दिया गया है। इसके बाद ग्रीक फिलोसोफर आए थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। उन साइंटिस्ट का नाम था डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। उन्होंने ये बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज स्मॉल टेनी पार्टिकल्स। तो होती है, बट होता क्या है कि मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल्स होती है। उन्होंने एक, दोनों ग्रीक कंट्री के थे, तो उन्होंने एक ग्रीक वर्ड का यूज किया, एटोमियो। एटोमियो का जो सेंस होता है, एटोमियो, एटोमियो का जो सेंस होता है, एटोमियो का मतलब होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यानी कि सेपरेटली। तो उन्होंने बताया कि एटम जो शब्द दिया है, पकुदा कात्यायन ने एटम के बारे में, एटम के बारे में यानी कि परमाणु के बारे में बताया, स्मॉल टेनी पार्टिकल्स के बारे में बताया। तो ग्रीक जो साइंटिस्ट थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, उन्होंने ये बताया कि एटम जो वर्ड है, बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, बेसिक पार्टिकल्स के बाद एटम को कंसीडर किया गया। तो एटम जो होता है वो एटम वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, एटोमियो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल यानी कि सेपरेटली। तो देखिए, सबसे पहले 500 बिलियन सेंचुरी पहले इंडियन फिलोसोफर आए महर्षि कणाद। उन्होंने बताया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज स्मॉल टेनी पार्टिकल्स। फिर इसके बाद दूसरे इंडियन फिलोसोफर आए पकुदा कात्यायन। उन्होंने बताया कि जो महर्षि कणाद ने बताया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज स्मॉल टेनी पार्टिकल्स। तो उन्होंने पार्टिकल्स को परमाणु नाम दिया। परमाणु यानी कि एक एटम से ही से कंसीडर किया गया है। फिर इसके बाद धीरे धीरे टाइम निकलता गया, ग्रीक कंट्री के जो फिलोसोफर हैं डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस आए। उन्होंने बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है मैटर की वो एटम बताई गई है। और जो एटम वर्ड आया है वो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड होता है, एटोमियो से इसे कंसीडर किया गया है। और एटोमियो का मतलब होता है इंडिविजुअल यानी कि सेपरेटली। इसके बाद चलते हैं 1808 की हम लोग बात करेंगे। 1808 में
जॉन डाल्टन आए, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक साइंटिस्ट आया। जॉन डाल्टन ने 1808 में एटम से रिलेटेड अपना एक एटॉमिक लॉ दिया था, यानी कि परमाणु से रिलेटेड अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया था। और उनका जो एटॉमिक लॉ था वो 3 बातों पे डिपेंड था। 3 उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट लिए थे। तो 1808 में जॉन डाल्टन गेव हिज एटॉमिक लॉ ऑन द 3 बेसिक फंडामेंटल। उन्होंने 3 बातें बताई थी, उन्होंने 3 लॉज बताए थे। उनका जो लॉ था वो 3 बातों पर डिपेंड था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डेफिनेट प्रोपोर्शन और मास कंजर्वेशन। ठीक है, तो 1808 में जॉन डाल्टन ने एटम से रिलेटेड अपना एटॉमिक लॉ दिया था। उनका एटॉमिक लॉ मास कंजर्वेशन यानी कि मास को कंजर्व रखना, केमिकल कॉम्बिनेशन कि किसी केमिकल रिएक्शन में जब कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो उनका केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होगा। और डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी कि एक निश्चित अनुपात, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, उन्होंने 3 बातें बताई थी। और जैसे कि 3.1 आपके टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो मैं आपको बता दूं 1808 में जॉन डाल्टन ने जब 3 बातें बताई थी, उसके बाद उन्होंने 3 लॉज बताए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मास कंजर्वेशन एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आगे चल करके साइंटिस्ट है लुइस लावॉइजर, ठीक है, लावॉइजर और लुइस प्राउस्ट, ये 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। लावॉइजर और जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने मिलकर के लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आगे चल करके इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब ये 2 लॉज से मिलकर बना है। एक तो कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास का कंजर्वेशन किस तरीके से रहेगा, और सेकंड थिंग आती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की निश्चित अनुपात में कोई भी कंपाउंड है वो एक निश्चित अनुपात में, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में किस तरीके से आपस में मिलते हैं। तो चलते हैं, मैं आगे बात करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे कि इस लॉ के नाम से क्लियर है, कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि मास का कंजर्वेशन करना। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि हमने ले लिया ए और बी, 2 रिएक्टेंट ले लिए और दोनों रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट करी, ए प्लस बी इक्वल्स टू बना सी प्लस डी। ध्यान से सुनना, ए प्लस बी यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, और 8th क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था जो एरो के साइन के लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है वो रिएक्टेंट होता है, और जो राइट हैंड साइड लिखा होता है वो प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? तो यानी कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट है ए प्लस बी, वो जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे सी प्लस डी प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ए प्लस बी का जो भी मास रहेगा, यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि मास ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मास ऑफ सी प्लस डी। इस लाइन से आपको क्लियर भी हो जाएगा ये कि इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि जो मास रिएक्टेंट का रहेगा, यानी कि ए प्लस बी का मैंने एग्जांपल लिया है, उतना ही मास सी प्लस डी का रहेगा। यानी कि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास को आप लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ में जो साइंटिस्ट है लावॉइजर और लुइस प्राउस्ट ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसे प्रूव भी किया है कि किस तरीके से
किसी केमिकल रिएक्शन में जब कोई रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का जो मास है और आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट का जो मास है वो इक्वल कैसे रहेगा, मैं आपको बताता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे चलते हैं। इसके लिए एक प्रैक्टिकल भी है। हमें क्या करना है, एक गोल कांच की एक लंबी ट्यूब लेनी है जिसे इग्निशन ट्यूब बोला गया है। एक कांच की ट्यूब होती है गोल लंबी, इग्निशन ट्यूब जिसे बोला गया है। इसे हम एक्स नाम दे देते हैं, ठीक है, उसे हम एक्स नाम दे दिया और उसमें हम कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड या लेड नाइट्रेट, जो कि इनकी क्वांटिटी दी गई है, इनमें से कोई भी एक सॉल्यूशन हम 5 ml की क्वांटिटी में ले लेते हैं। ओके, यानी कि 5 ml की क्वांटिटी में हमने एक्स इग्निशन ट्यूब में कोई भी सॉल्यूशन ले लिया। वाई में चलते हैं। एक कॉनिकल फ्लक्स ली गई है, इस तरीके से कॉनिकल फ्लक्स होती है जो नीचे से काफी चौड़ी होती है, वाइड होती है, ऊपर से नैरो होती है। ये भी एक कांच की होती है। इसके अंदर इसे वाई नाम दिया गया है। कॉनिकल फ्लक्स होता है ग्लास का बना हुआ, इसे वाई नाम दिया गया है। और इसके अंदर हम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड में से, जो कि आपको क्वांटिटी दी गई है, इसमें से 5 ml क्वांटिटी हम लोग इसमें ले लेते हैं। अब होता क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे कि डायग्राम की हम बात करें, इस डायग्राम में आपको सॉल्यूशन ऑफ एक्स दिया गया है। ये एक इग्निशन ट्यूब है, गोल कांच की एक ट्यूब है जिसमें से मैंने 5 ml की क्वांटिटी में सॉल्यूशन ले लिया। दूसरा जो बाई दिया गया कॉनिकल फ्लक्स, इसमें भी मैंने 5 ml की क्वांटिटी में एक सॉल्यूशन ले लिया। क्या करते हैं हम लोग कि जो इग्निशन ट्यूब एक्स है, इसको मैं थ्रेड की हेल्प से, एक धागे की हेल्प से इसे कॉनिकल फ्लक्स वाई के अंदर लटका देता हूं और इस कॉनिकल फ्लक्स का जो मुंह है मैंने कॉर्क की हेल्प से इसे पैक कर दिया, टाइट कर दिया। अब इसे हम एक ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां पर किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं हो, मतलब इसे अनडिस्टर्ब किए हम एक जगह पर इसे रख देते हैं। देखते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने एक्स के अंदर लिया है और जो सॉल्यूशन वाई के अंदर लिया है, इनमें किसी भी तरीके की हमें रिएक्शन दिखाई नहीं देती है। ये सॉल्यूशन एक सेपरेटली हमें नजर आते हैं, किसी भी तरीके की रिएक्शन नहीं होती है। तो रिएक्शन से पहले हम इनका मास कैलकुलेट कर लेते हैं और इसे नोट कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मास ऑफ रिएक्टेंट। ओके, मास ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो वाई जिसमें सॉल्यूशन, वाई जो कॉनिकल फ्लक्स है जिसमें हमने सॉल्यूशन लिया, इसे थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, थोड़ा सा झुका देते हैं। तो क्या होगा, इनके अंदर लिया हुआ जो सॉल्यूशन है, एक्स के अंदर जो सॉल्यूशन लिया है, बाई के अंदर जो सॉल्यूशन लिया है, ये आपस में रिएक्ट होने लग जाएंगे, रिएक्शन होने लग जाएगी। रिएक्शन होने लग जाएगी तो ये सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। और देखते हैं हम कि जो रिएक्टेंट का मास आता है निकल करके, वही मास प्रोडक्ट का आता है। क्लियर है? तो यहां पर मैंने लिखा है मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जो मास रिएक्टेंट का आता है वही मास प्रोडक्ट का निकल करके आता है। और अगर इससे किसी को डाउट हो तो मैं आपको यहां पर रिएक्शन भी लिख के बता देता हूं। जैसे मैंने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस मैंने यहां पर लिया NaCl। 8th क्लास में भी काफी रिएक्शन आपको करवाई गई थी। तो मैंने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड लिया, दोनों के मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिए। कैसे सॉल्यूशन लिए, जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन लिए। तो ये जो बना है प्रोडक्ट की फॉर्म में वो बनेगा AgCl प्लस, ठीक है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो देखिए मान लीजिए AgNO3 मैंने एक एक्स ट्यूब में लिया है, NaCl मैंने वाई में लिया है। दोनों ये जो रिएक्शन है एरो के लेफ्ट हैंड साइड, ये बिफोर द रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन से पहले मैंने इनका मास कैलकुलेट किया और मास कैलकुलेट करके यहां पर लिख लिया जो भी मास आया।
आफ्टर द रिएक्शन आपस में रिएक्ट हुई रिएक्टेंट्स की और बने ये प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का मास निकल करके आया, मैंने इसे कैलकुलेट करके लिख लिया। तो देखा कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास प्रोडक्ट का निकल करके आया। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ये क्लियर होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का निकल करके आता है। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये भी बताया जाता है कि मास, अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी रिएक्शन में मास ना तो बना सकते हैं हम लोग, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। अगले लॉ पर चलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करेंगे। जैसा कि इस लॉ के नाम से ही क्लियर है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर हम लिख सकते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसे डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। एक निश्चित अनुपात का ये एक नियम होता है जो जॉन डाल्टन ने भी प्रपोज किया था। इसे लैवोइजर और प्राउस ने आगे डेवलप किया है एक्सपेरिमेंटली। इसमें क्या किया गया है, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं वो एक निश्चित अनुपात में करते हैं, एक फिक्स्ड रेशियो में करते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में करते हैं, या बोल सकते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में करते हैं। ये जो लॉ है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये 1799 में लुईस प्राउस्ट ने इसे सजेस्ट किया था। ओके, ध्यान रखना, 1799 में लुईस प्राउस्ट ने, इस प्राउजल भी बोल सकते हैं, लुईस प्राउस्ट ने इसे सजेस्ट किया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट और बनने वाले प्रोडक्ट एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बनते हैं, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में बनते हैं। ओके, जैसे कि इस लॉ के अकॉर्डिंग कई सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन किया गया है, जैसे वाटर का, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का HNO3, H2SO4 एसिड का। मैं वाटर का एग्जांपल लेके बताता हूं कि वाटर का एक कंपाउंड होता है, वाटर का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, H2O होता है, ये एक कंपाउंड है। और वाटर के एक कंपाउंड में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नजर आते हैं। तो वाटर के कंपाउंड में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वाटर के कंपाउंड में, वो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, 2 रेशियो ये 1 में होते हैं। तो हम बात करें तो यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और 8 का आप डबल कर दीजिए 16 इसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, यहां पर देखिए हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने हाइड्रोजन का जो 1 होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर 2 निकल के आया टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स। और ऑक्सीजन का जो, हाइड्रोजन का जो मास होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास होता है इसका 16, तो ये जो रेशियो निकल के आया वो 2:16 निकल करके आया। इसे हम थोड़ा और इजी कर लेते हैं तो 1:8 में आया। तो यानी कि देख लीजिए कि द सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का जो सोर्स होता है 8 ग्राम ऑक्सीजन ऑलवेज ऑब्टेन्ड होती है, जिसके साथ 1 ग्राम हाइड्रोजन होती है, वही निकल करके आया हमारा भी। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो वाटर के कंपाउंड में जो रेशियो रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 1:8 में रहता है। और इसके थ्रू हम लोग और भी कई सारे इसमें कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया गया है, जैसे नाइट्रिक एसिड की बात करें, HNO3 की बात करें, तो वो भी इसी लॉ पे डिपेंड है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे। अंडरलाइन करिएगा कि ये जो लॉ होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसे डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। और इस लॉ के अकॉर्डिंग जो प्राउस्ट है उसने बताया कि केमिकल जो सब्सटेंस होता है, कोई भी एक रासायनिक पदार्थ होता है और उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं
वो अगर मास के हिसाब से देखें तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि द्रव्यमान की तरफ से हम लोग देखें कि किसी रिएक्शन में जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इस लॉ से ये दो लॉ मैंने आपको बताए, कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि मास को कंजर्व रखता है, जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही प्रोडक्ट का रहता है। दूसरा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, यानी कि केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो मास के हिसाब से एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहते हैं। आगे की तरफ बात करें हम 1808 पर मैं लेके चलता हूं जॉन डाल्टन की। अगेन यहां पर मैं बात करूंगा क्योंकि आगे एटम से रिलेटेड थ्योरीज दी गई है। 1808 में जॉन डाल्टन ने एटम से रिलेटेड अपना एक एटॉमिक लॉ दिया था। John Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just a philosophy. He took the name of atoms given by Greek and said the smallest particle of matter are atoms. 1808 में जॉन डाल्टन ने एटम से रिलेटेड एटॉमिक लॉ दिया जो कि तीन बातों पे डिपेंड था, केमिकल कॉम्बिनेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट प्रोपोर्शन था। अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैंने बताया था। और उन्होंने एटम से रिलेटेड कुछ पोस्टुलेट्स भी दिए, मतलब उन्होंने एटम के बारे में अपने जो आइडियाज है, अपने जो तथ्य है उनके बारे में भी, एटम से रिलेटेड जो तथ्य है उनके बारे में बताया है। तो मैं आपको बता दूं उन्होंने एटम से रिलेटेड क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए। पहली बात तो उन्होंने बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम, मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है। सेकंड बताया एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। थर्ड बताया एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम smallest unit of matter is atom. Atom is an individual particle. It cannot be divided into other small tiny particles. Atom of same element having equal mass and atoms of different element having different mass. ये कुछ postulates हैं जो जॉन डाल्टन ने एटम से रिलेटेड बताएं। आगे के टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। एटम के बारे में मैं 3.2 टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।